आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जहां इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। हम सब की नजरें इस पूरे मसले पर मरकूज हैं, बिल्कुल ये जानने के लिए कि आखिर ये जो कुछ हो रहा है उसका अंजाम क्या होगा। क्या होगा इसका अंजाम? आखिर ये जो तबाही का सामान किया जा रहा है, ये जो तिजारत की होड़ में आलम इंसानियत को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, आखिर क्यों इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये तरक्की, ये माल और दौलत, ये शोहरत और झूठी शोहरत और ये खोखलेबाजी, मैं इसको खोखलेबाजी नाम दूंगा, आखिर क्यों? इसका फायदा क्या है? इसका फायदा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन नुकसान नजर आ रहा है। नुकसान और बड़े पैमाने पे नुकसान नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं, आज कई अपडेट लेकर के हाजिर हुआ हूं, लेकिन आज जब मुझे वक्त से प्रोग्राम शुरू करना था तो चूंकि दिल्ली में तूफान आया हुआ था, बारिश, उसकी वजह से पूरा नेटवर्क सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम तबाह बर्बाद था, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से जाकर के जो हमारे इंटरनेट कनेक्शन वाले हैं उनसे कहा कि जल्दी कीजिए ताकि हम अपना प्रोग्राम कर सकें। बहरहाल उन्होंने इसकी इजाजत दे दी और उन्होंने ये ठीक कर दिया। तो बहरहाल तो एक तो ये कि जो आज की ताखीर हुई, दूसरा ये कि 2 दिन में गैर हाजिर रहा और उसकी बहुत सारी वजूहात थी और सफर में मौका नहीं था, कहीं पे भी गुंजाइश नहीं थी कि कहीं पे हम लाइव कर सकते, तो इसलिए मैं न चाहते हुए भी ये प्रोग्राम नहीं कर सका। अयान साहब जुड़ गए जयपुर से, मोहम्मद अकरम साहब, मोहम्मद रईस साहब, जयदीप सिंह मुंदेला साहब, राजा सिंह राजपूत साहब, नूर सर, यूनुस चोड़वारा साहब, दोस्त न्यूयॉर्क से सुल्तान साहब, गुड्डू सलमानी, तो ये तमाम लोग जो है वो हमसे जुड़ गए। मैं सबका इस्तकबाल करता हूं और सबका खैर मकदम करता हूं। सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, जो आज हमने थंबनेल बनाया है, वो इजराइल से। और देखिए, ये बात मैं जो कह रहा था बहुत दिनों से, उसको लोग शायद समझ नहीं रहे थे। मैं बार बार कह रहा था कि इजराइल के हालात बड़े धमाका खेज हैं। इजराइल में मीडिया पर पाबंदी लगी हुई है जिसकी वजह से खबरें आ नहीं रही, लेकिन इजराइल के हालात अच्छे नहीं हैं। और 2 वजूहात की बुनियाद पे मैं कह सकता हूं कि नेतन्याहू की हालत खस्ता है और वो इजराइल छोड़ सकते, ऐसे हालात बन गए। एक तो यह कि अमेरिका और ईरान वो तकरीबन मिल बैठने जा रहे हैं, एक सीट पर आ रहे हैं। और दूसरा यह कि भारी बगावत हो गई है, बड़ी बगावत हो गई है फौजियों की इजराइल के अंदर। यह कोई मामूली बात नहीं है जो हम कह रहे हैं। हो सकता है आपने बड़ी आसानी से सुन ली हो यह बात कि इजराइल में फौजियों ने बगावत कर दी। याद रखिएगा, यह बहुत कम दुनिया में ऐसा होता है, बहुत कम। और ये इजराइल जहां पे इतने बड़े बड़े दावे किए जाते, इतनी बड़ी बड़ी बात की जाती, लेकिन ये क्या हो गया? और ये कोई हम ईरान की एजेंसी से बात नहीं कर रहे, हम कोई ऐसा नहीं है कि कोई हामी पोर्टल से बात कर रहे हैं, बल्कि हम हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार जो न्यूज चैनल है, न्यूज सोर्स है, उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूं।
और उसकी हेडिंग है कि इजरायली सेना में बगावत, सैनिकों ने खुलकर किया गाजा युद्ध का विरोध। आप देखिए ये कौन लोग हैं? गाजा में जो हमले हो रहे हैं उसकी मुखालफत अब इजराइल के अंदर हो रही है और बड़े पैमाने पर हो रही है। आईडीएफ ने 1000 को किया बर्खास्त, 1000, लेकिन ये सही सी रिपोर्ट अभी भी मुझे लग रहा है कि आ नहीं पाई। तिल अवीव से ये खबर है और मैं समझता हूं बहुत बड़ी खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और इसके बारे में चर्चा होनी बहुत जरूरी, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और इससे आपको अंदाजा होगा कि नेतन्याहू और उनकी सरकार की हालत क्या है। इससे पहले आपको याद होगा कि जो इजराइल की पुलिस थी उसने अपने हाथ खड़े कर लिए थे कि हम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं लेते। और क्यों? क्योंकि इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट चल रहा है और इसलिए तिल अवीव से खबर है, मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ नहीं ये सच्ची खबर है। एक एक पॉइंट पे आप गौर कीजिए और उसके बाद मैं बात करूंगा ईरान के हवाले से, मैं कई और हवालों से आपकी खिदमत में कुछ अपडेट्स पेश करूं और आपके पास जो अपडेट है वो भी मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि आप लोग भी, चाहे जयदीप सिंह मुंडेला हो, यूनुस चौड़वारा साहब हो, राजा सिंह साहब हो या और लोग, तबरेज साहब हो, ये सब बड़ी अच्छी अपडेट करते हैं, रिजवी साहब हो। बहरहाल इजराइल ने गुरुवार को गाजा युद्ध को समाप्त करने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौते की वकालत करने वाले 1000 से ज्यादा सक्रिय रिजर्व कर्मियों को बर्खास्त कर दिया। इन रिजर्विस्टों ने गाजा युद्ध में हमास के साथ समझौते की मांग को लेकर के एक सार्वजनिक पत्र प्रकाशित किया था, यानी ढके छुपे नहीं बल्कि ओपन लेटर जिसको हम कहते हैं, वो जारी किया। और ये बहुत बड़ी बात होती है, यानी जब किसी बात को आम प्लेटफॉर्म पे लाना होता है तो ओपन लेटर लिखा जाता है। जैसे हम यहां प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहते हैं तो एक तो वो होता है कि डायरेक्ट हमने भेज दिया, किसी जिक्र नहीं, एक वो कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं और ये बताने की कोशिश होती है इसमें कि ये लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ये मकसद होता है। इन रिजर्विस्टों ने गाजा युद्ध में हमास के साथ समझौते की मांग को लेकर एक सार्वजनिक पत्र, ओपन लेटर प्रकाशित किया था। लगभग 1000 सक्रिय रिजर्व कर्मियों तथा प्रमुख भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित ये पत्र 10 अप्रैल को प्रमुख इजरायली समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। इस पत्र को गाजा युद्ध के कारण इजराइल में बढ़ते असंतोष के रूप में देखा जा रहा है। अब आप इसको समझिएगा, मैं जो बात कहना चाहता हूं और जो बात मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं उसको भी समझने की जरूरत है, उसको भी देखने की जरूरत है। यहां पे देखिए कि कहा क्या जा रहा है। यहां पे इस पत्र में कहा गया था कि गाजा युद्ध अब इजराइल के सुरक्षा हितों की रक्षा नहीं कर रहा है। जुमला देखिएगा, जुमले बड़े इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे कि अब इजराइल के सुरक्षा हितों की रक्षा नहीं कर रहा है गाजा युद्ध, बल्कि केवल राजनेताओं के राजनीतिक तथा व्यक्तिगत एजेंडे की रक्षा कर रहा है। ये सीधा सीधा जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर हमला है, उनके राजनेताओं पे ये सीधा सीधा अटैक कर रहे हैं जो इजराइल के फौजी हैं। और क्या कह रहे हैं? व्यक्तिगत एजेंडे। ये कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, ये बात सब समझ रहे थे, इस पर सब बात कर रहे थे।
लेकिन शायद इस पे यकीन लोगों को नहीं आ रहा, लेकिन अब यकीन आ जाएगा। अब इसे लोग मान लेंगे। हस्ताक्षरकर्ताओं में पायलट, एयर क्रू और पूर्व वरिष्ठ अधिकारी जैसे कि पूर्व आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ डैन हालूट्स और मेजर जनरल निम्रोद शेफर शामिल है, जिन्होंने बताया कि संघर्ष जारी रखने से बंधकों, सैनिकों और नागरिकों की भलाई खतरे में पड़ गई, जबकि सैन्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में विफल रहा। अब ये आप देखिए, ये फौज के लोग कह रहे हैं, फौज के लोग। और फदील अहमद साहब जो बात कह रहे थे कि आईडीएफ के लोग भी कैदी हैं। अभी अमेरिका के जो 200 लोग हैं उनका पता नहीं चल सका कि वो कहां हैं, क्योंकि अभी तक छोड़े तो गए नहीं। इसी तरीके से आईडीएफ के बहुत सारे लोग, जैसा फदील अहमद साहब ने कई बार जिक्र किया, वो कहां हैं? क्या वो पकड़े गए? क्या वो छोड़े गए? है कहां? कहां है वो? ये भी और आगे बढ़िए, मैं एक एक करके खबर दूंगा। हमारे साथ फदील साहब भी जुड़ने वाले थे, कहा था उन्होंने, मैंने भेजा है। अब मालूम नहीं, रहमान साहब भी और कैप्टन साहब ने तो खैर वहां लाइट का इश्यू हो गया है, उनके यहां लाइट नहीं आ रही है, जिसकी वजह से और इन्वर्टर भी जवाब दे गया, तो उन्होंने माजरत कर ली है। बहरहाल हमारा मकसद जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपडेट करना है, आपको अपडेट कराना। मैं ये खबर मुकम्मल कर दूं और आगे बढ़ता हूं। उन्होंने सरकार से हमास के साथ बातचीत को अव्वलियत देने का आग्रह किया, यानी प्राथमिकता देने की गुजारिश की और बंधकों की भयानक स्थिति पर प्रकाश डाला। भयानक स्थिति, भयानक। ऐसी आशंका है कि हमास के कैद में बचे 59 इजरायली बंधकों में से केवल 24 ही जिंदा बचे हैं। इस कारण इजराइल में बंधकों के परिवार वाले लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार गाजा युद्ध और हमास के साथ समझौते के मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि झुकने को तैयार नहीं है, या डर कुर्सी का है, या डर इस बात का है कि कहीं भ्रष्टाचार के इल्जाम में हम जेल न भेज दिए जाए। मसला क्या है? और इन्हीं लोगों ने बता दिया कि व्यक्तिगत एजेंडे के तहत ही। और व्यक्तिगत का क्या मतलब है? व्यक्तिगत का मतलब यही है कि हमारी कुर्सी बची रहे, हमारी सियासत बची रहे और हम जेल जाने से बच जाएं। और यह उसी वक्त मुमकिन है कि जब जंग जारी रहे, जब हमले जारी रहे। और इसीलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए लोग मुखालफत कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, बहुत सारे लोग। मैं एक एक करके यहां पे देखिए यूनुस, मैं आ रहा हूं। इजराइल में जंग की वजह गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां की जनता राशन लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ी है। यह इजराइल की रिपोर्ट है। मैं और रिपोर्ट दूंगा, मैं और रिपोर्ट दूंगा जो हमारे जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने रिपोर्ट दी है और हारिश कमाल ने जो रिपोर्ट दी है। मैं सारी रिपोर्ट आपके, और इजराइल मिलिट्री ईरान द्वारा हिजबुल्लाह के लिए हथियारों की सप्लाई लाइन विकसित कर ली गई है। यह भी एक बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले मैं आईडीएफ वाला, सैनिकों के इस पत्र पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर और वायुसेना कमांडर मेजर जनरल तोमर बार ने पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सभी सक्रिय रिजर्विस्ट को बर्खास्त करने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया है कि सेवारत कर्मचारियों द्वारा सेना के मिशन पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाना काबिल कबूल नहीं है। सेना ने वाजे किया है कि हस्ताक्षर यानी दस्तखत
में से केवल 60 सक्रिय रिजर्विस्ट थे, जिनमें से कुछ पायलट थे और अधिकांश हेडक्वार्टर की भूमिकाओं में सेवारत थे। बाकी 900 रिटायर्ड थे या सेना के लिए अज्ञात थे। पत्र के प्रकाशन से पहले आईडीएफ के साथ चर्चा के बाद लगभग 40 रिजर्विस्ट ने अपने हस्ताक्षर वापस ले लिए। यहां पे आप देखिए, यह ताजा कार्रवाई रिजर्विस्ट नाविक एलन गुर की बर्खास्ती के बाद की गई, जिन्हें सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करने के बाद अस्थायी रूप से बर्खास्त कर दिया गया था कि इजराइल अपने नागरिकों को छोड़ रहा है और राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है। तो कार्रवाई जरूर हो गई, इसमें दो राय नहीं है, एक्शन हो गया, लेकिन एक बात तो तय है कि सच्चाई सब सामने आ गई। अब 1 हो, 2 हो, 10 हो, 50 हो, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सच्चाई सामने आ गई, गुब्बारे की हवा निकल गई इस खबर के जरिए। और आ जाइए, मैं अब आगे और बढ़ रहा हूं और आगे बढ़ करके जो ईरान का मसला है, क्योंकि आप देखिए ईरान और आर्मीनिया का संयुक्त सैन्य अभियान सिर्फ अमेरिका इजराइल ही नहीं, अजरबैजान भी बेचैन है। यह आप देखिए ईरान की ताकत बढ़ती जा रही, और मैं अभी बताऊंगा, अभी जो आपने कहा कि हिजबुल्लाह की जो सप्लाई लाइन है वो भी बहाल हो रही है, मैं आऊंगा, इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं ये बात आर्मीनिया वाली आपकी खिदमत पेश कर दूं। यहां पे आप देखिए कि ईरान और आर्मीनिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास सिर्फ आप देखिए इजरायली नहीं, अजरबैजान को भी, यहां पे तेहरान से खबर है, ईरान और आर्मीनिया ने गुरुवार को अपनी सीमा पर 2 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। ये युद्ध अभ्यास तब हो रहा है जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ संबंध गंभीर तनाव से गुजर रहे हैं। वहीं आर्मीनिया का अपने चिर प्रतिद्वंदी अजरबैजान के साथ सीमा पर तनाव जैसे के तैसे बने हुए। आर्मीनिया के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के स्पेशल फोर्सेस को शामिल करते हुए अभ्यास देशों की दूरस्थ 44 किलोमीटर साझा सीमा के दोनों ओर होने थे। इसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष सीमा चौकियों पर नकली आतंकवादी समूहों द्वारा हमलों का जवाब देने का अभ्यास करेंगे। यहां पे आप देखिए, ईरान के सरकारी मीडिया ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक अधिकारी के हवाले से कहा, इन अभ्यासों का मकसद दोनों देशों के साझा हितों के आधार पर सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करना है। आर्मीनिया जो हाल के वर्षों में पश्चिम के करीब चला गया है, फिर भी ईरान के साथ मधुर संबंध यानी अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रिश्ते बनाए रखे हुए। वही ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा को लेकर पश्चिमी देशों के साथ गतिरोध में लगा हुआ है। ये आप देखिए यहाँ पे कि किस तरह से ईरान की जो सूरत हाल है, जो रिपोर्ट है वो मैंने आपकी खिदमत पेश की है। और आ जाइए, यहाँ पे इजराइल ने खलीफा अर्दोगान को क्यों धमकाया, बोला लाल रेखा पार करने की कोशिश न करे तुर्की। अब ये आप देखिए, जिस बात को बार बार कहा जा रहा था, जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था, वो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम बातें निकल कर सामने आ रही, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं आ रहा हूं। इजराइल ने खलीफा कहे जाने वाले रजब तैयब अर्दोगान के देश तुर्की के को सीरिया में लाल रेखा पार न करने की चेतावनी दी। यह चेतावनी तब आई है जब सीरिया में समन्वय तंत्र बनाने के प्रयासों के तहत
इजराइल और तुर्की के नुमाइंदगान ने बुधवार को अजरबैजान में मुलाकात की। बैठक में इजरायली प्रतिमंडल यानी डेलीगेशन ने यह वादे रूप से कह दिया है कि सीरिया में विदेशी बलों की तैनाती में कोई भी बदलाव नहीं है। विशेष रूप से पालमेरा क्षेत्र में तुर्की के ठिकानों की स्थापना एक रेड लाइन है और इसे एक गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। यानी इजराइल जहां चाहे घुस जाए, लेकिन अगर दूसरा कोई आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये कहा जा रहा है। अली अख्तर भाई आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गौहर बादशाह साहब, आसिफ अंसारी साहब, नूर साहब तो आ ही चुके थे, जयदीप साहब तो आ ही चुके थे, अरमान यूसुफ, परवीन, गुलाबशाह, शम्स तबरेज, सबका मैं खैर मकदम करता हूं। और मैं आ रहा हूं आप लोगों को मैं अपडेट दे दूं और उसके बाद आप लोगों की बातों को मैं सामने लेकर के आऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मैं यहाँ द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की के साथ बातचीत के लिए इजरायली टीम का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख तजाची हनेगबी और सरकार के सैन्य सचिव ब्रिगेडियर जनरल रोमन गॉफमैन ने किया। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने बाद में एक बयान में कहा कि चर्चा के दौरान प्रत्येक पक्ष ने क्षेत्र में अपने हितों को प्रस्तुत किया है और सुरक्षा स्थिरता बनाए रखने के लिए संवाद ट्रैक को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है, जाहिर की है। यानी बातचीत जो है वो जारी रहे। अब यहां देखिए, इजराइल ने पहले ही बता दिया कि इस तरह के खतरे को रोकना अहमद अल शरा के नेतृत्व वाली दमिश्क में सरकार की जिम्मेदारी है। सूत्र ने कहा कि इजराइल को खतरे में डालने वाली कोई भी कार्रवाई सीरियाई सरकार को भी खतरे में डाल देगी। एक तरीके से धमकी अल शरा को दी गई है, यहाँ पे चेतावनी दी गई है। बहरहाल अब वो अल शरा इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं और एक तरफ आ रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएस और ईरान की बातचीत को लेकर, और उसके बाद मैं फिर आप लोगों के बयान की तरफ आगे बढ़ूंगा। यहां देखिए, अमेरिका और ईरान में बातचीत का रास्ता साफ, ये देश करेगा मध्यस्थता। क्या परमाणु कार्यक्रम पर बनेगी बात? अब मैं इसके अलावा जो ईरानी एजेंसी है उसके हवाले से भी आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, और वो आप तक पहुंचाऊंगा। यहां देखिए, पश्चिम एशिया के जियोपॉलिटिक्स के कुछ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक बार फिर ओमान की राजधानी मस्कत में बैठक की जाएगी। तेहरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम पर मस्कत में ईरान और अमेरिका के बीच बैठक होगी। अमेरिका और ईरान के बीच तत्काल कोई समझौता होने की संभावना नहीं है, लेकिन दोनों देशों के लिए ये वार्ता बड़ी अहमियत की हामिल है, बड़ा मायने रखती है। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार चाहते हैं कि किसी तरीके से ये बातचीत हो। अब ईरान क्या चाहता है, कैसे चाहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे आप देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार धमकी दी है, अगर समझौता नहीं हुआ तो वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाकर हवाई हमला करेंगे। वहीं ईरानी अधिकारियों का लगातार ये कहना रहा है कि वे अपने यूरेनियम भंडार को संवर्धित कर परमाणु आयुध बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है। और खबर तो यह है, देखिए, कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया, ये खबर है। ऐसी खबर फैलाई जा रही है, ऐसी खबर बताई जा रही, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना क्या है, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन हकीकत यही है कि ईरान ने, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी मजबूती अपनी कर ली है, ऐसा लगता है, ऐसा जाहिर होता है। क्योंकि जिस तरह से
ईरान आप देखिए काम कर रहा है, जिस तरह से ईरान अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। और देखिए अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करने के लिए वर्षों से ओमान पर निर्भर रहा, जिसमें बराक ओबामा के राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान हुई गुप्त वार्ता भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप 2015 में ईरान ने विश्व शक्तियों के साथ परमाणु समझौता किया था। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के साथ वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड का भी सहारा लिया था। देखिए इसमें ईरान की ही बात हो रही कि ईरान ऐसा कर रहा है। ईरान, सवाल ये है कि ये अमेरिका भी तो चाहता है बातचीत हो, तो उसको भी देखिए। अब यहाँ रिपोर्ट के मुताबिक 7% तक संवर्धित यूरेनियम को तकनीकी रूप से हथियार ग्रेड यानी परमाणु हथियारों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 90% तक संवर्धित यूरेनियम से महज एक कदम दूर माना जाता है। IAEA के नवंबर 2024 की रिपोर्ट में ईरान के पास 60% तक संवर्धित यानी 182.3 किलोग्राम यूरेनियम यानी 182 किलो 300 ग्राम यूरेनियम होने का अनुमान जताया गया था, जबकि एजेंसी ने अगस्त में जारी रिपोर्ट में कहा था कि तेहरान ने 60% संवर्धित कर लिया यानी 164.7 किलोग्राम यूरेनियम का उत्पादन कर लिया है। तो ये आप देखिए कि ये बहुत बड़ी खबर जो आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बातचीत के सिलसिले में बात हो रही थी। अब यहाँ पे देखिए कि ईरान, अब मैं थोड़ा से आपको अपडेट और फिर आप पर पास आता हूं कि ईरान की एजेंसियों ने क्या लिखा है, मैं वो थोड़ा पढ़ देता हूं ताकि हिंदी, उर्दू और अलग अलग अपोजिट खबरें आपके सामने आ जाएं। अब यहाँ देखिए ईरानी नायब वजीर खारजा की जानिब से ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कान का इजहार। यहाँ पे आप देखिए ईरान के नायब वजीर खारजा मुजीद तख्त रवांची ने कहा कि अमेरिका अगर कल के मुज़ाकरात में गैर मुतल्लका मसाइल न उठाए और नाजायज मुतालबात न करे तो एक अच्छे समझौते तक पहुंचा जा सकता है। अच्छे समझौते तक। उन्होंने सर्बिया में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान माजी की तरह अपने पुरअमन एटमी प्रोग्राम पर बातचीत और ताउन के लिए तैयार है, और पिछले चंद महीनों के दौरान चीन, रूस और 3 यूरोपीय मुल्कों से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ईरान दो तरफा एहतराम की बुनियाद पर मुज़ाकरात करेगा यानी खैर सगाली, और किसी भी तरह की मुंहजोरी और बदमाशी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये ईरान ने बड़े वादे लफ्जों में अपना मौकिफ साफ कर दिया है, बहुत वादे लफ्जों में। और अब आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, और मैं समझता हूं कि इसको सुनना सबके लिए जरूरी है, सबके लिए सुना जाना चाहिए जो बात हो रही है। यहां देखिए मगरबी ममालिक ईरान को एटमी तवानाई से महरूम नहीं कर सकते। मोहम्मद इस्लामी, अब ये कौन है आइए इसको जान ले। मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि आज एटमी साइंस टेक्नोलॉजी मुल्की साइंस दानों की कोशिशों और इसी सरजमीन के नौजवानों के ज़मीर की आवाज का नतीजा है। सुन लीजिए आप, ईरान के एटमी एनर्जी के इदारे के सरबराह ने एटमी टेक्नोलॉजी पर मगरबी ममालिक यानी वेस्टर्न यानी यूरोपीय ममालिक की इजारादारी की जानिब इशारा करते हुए कहा कि इन्हें यह बर्दाश्त नहीं है कि कोई मुल्क खुद मुख्तार हो और उनके हुक्म और पॉलिसियों के मुताबिक अमल न करे और इन पर उंगली उठाए। मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि अल्लाह के करम से ईरान को रोकने की इनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं और अपनी रखना अंदाजियों और मुखालफतों से इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और आइंदा भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये कुछ भी कर लें। ईरान के एटमी एनर्जी के इदारे के सरबराह ने कहा कि मगरबी ममालिक यूरेनियम की अफजूदगी पर
अपनी इजारादारी चाहते हैं और उनका ख्याल है कि दुनिया के किसी भी मुल्क को यूरेनियम को अफजूदा करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन क्या इनके चाहने से महज हो जाएगा ये? क्या महज इनके चाहने से ये बात तय हो जाएगी? आइए मैं बात कर लेता हूं। मोहम्मद रईस साहब कह रहे हैं, मुमताज भाई, ट्रम्प ने नेतन्याहू को फांसी पर चढ़ाने का पूरा प्लान बना लिया है। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं, बहुत बड़ा। और अब शक इस बात का है कि क्या नेतन्याहू को अमेरिका के अंदर पनाह मिल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या जल्दी ये छोड़ देंगे इजराइल? ये भी अपने आप में सवाल है और सवाल बड़े वाजिब है। तो इस पर भी, और ये जो आप कह रहे हैं रईस साहब, ये इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, जो लोग ताजिर होते हैं, जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, जो लोग गद्दी को सिर्फ पसंद करते हैं, वहां कोई नहीं आता बीच में। वहां जो भी आएगा दरमियान में उसको उखाड़ फेंका जाता है। यही चीज आप देखिए, और यही काम खुद नेतन्याहू कर रहे हैं। आप देखिए क्यों कर रहे हैं ऐसा। यहाँ पे देखिए, परवीन गुलशन लिखा, पाकिस्तानी उलमाए दीन पाकिस्तान के सरकार पर फिलिस्तीनियों के सरजमी पर फोर्स भेजने के लिए दबाव बना रही है। ये वहां से परवीन गुलशन ने कहा। इसके अलावा आप देखिए कि मुमताज भाई, ऐसा लगता है कि अमेरिका ने अपने हजारों सैनिकों के मारे जाने के डर से हमले में शामिल होने से इनकार कर दिया। नहीं, देखिए, डर था और ईरान ने साफ साफ, जयदीप साहब, ये कह दिया था कि 60,000 जो अमेरिका की मिलिट्री है वो इजराइल के राडार पे है, वो इजरायली मिसाइल के निशाने पर है और कोई बचेगा नहीं। ये गलतफहमी मत रखिएगा। और यही नहीं, बल्कि जो इनके बेस है, जो अमरीकी बेस है, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो जॉर्डन में हो, चाहे वो सऊदी अरब में हो, तो सबको ये कह दिया था, खबरदार ईरान ने कर दिया था कि अगर आपका बेस इस्तेमाल हुआ हम पे हमले के लिए तो इसका तगड़ा जवाब दिया जाएगा। और यही वजह है मेरे ख्याल से कि आप देखिए क्या अमेरिका पीछे हट रहा है। अमेरिका बातचीत पे आ गया और बातचीत ही मसले का हल है। देखिए, बातचीत करनी पड़ेगी, आपको बातचीत करनी होगी हर हाल में, क्योंकि बगैर बातचीत किए मसले का हल नहीं निकलेगा। तो ये जो रिपोर्ट आप दे रहे हैं बिल्कुल सही है। यहां पे आप देखिए कि हजारों सैनिकों के मारे जाने, बिल्कुल। और आप देखिए, अभी जो 200 लोग अमेरिका के, जिसकी खबर गायब है, पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो मामला क्या है, मुअम्मा क्या है, किस्सा क्या है। क्या वाकई 200 लोग हैं अमरीकी या ज्यादा भी हैं? अभी कोई कुछ बताने वाला नहीं। आईडीएफ के कितने फौजी वहां पे अरेस्ट है, कोई नहीं जान। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जो कैप्टिव है वो 59 है। तो क्या सिर्फ 59 है या इससे ज्यादा है? और आ जाइए, यूनुस चौबारा साहब ने कहा है कि लाइक करें सारे भाई साहब। और आ जाइए आप, जयदीप सिंह की पूरी बात मैं क्लियर करो। आरिफ सैफी साहब, डॉक्टर रिजवी साहब, क्या सच में नेतन्याहू इजराइल छोड़कर चला गया? नहीं, देखिए, ये वहां जो हालात है, फौजियों ने बगावत कर दी है, पुलिस की सिक्योरिटी है नहीं, तो मैंने ये कहा है कि वो छोड़ सकते हैं वहां पे। ये उनकी हालत इस तरह से हो रही है कि वो वहां से जाएंगे, रुक नहीं सकते। और ये बहुत दिन उनका तख्ता पलट। भाई, फौजियों की बगावत कोई मामूली बात नहीं, अगर आप देखें बहुत बड़ी बात है फौजियों का बगावत का होना। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पे, और जयदीप सिंह मुंदरा साहब लिखा है, और अगर शायद वो हमले की सोचेगा भी तो इजराइल से ही हमला करवाएगा, खुद हमला नहीं करेगा। यानी अमेरिका बराह रास्त ईरान से मुकाबला नहीं करेगा, बराह रास्त मिडिल ईस्ट की जंग में नहीं कूदेगा अमेरिका।
ये ऐसा जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा है। और इन्होंने और लिखा जयदीप साहब ने कि आरिफ भाई मुझे अब तक ऐसी कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है कि भाग गया हो। नहीं देखिए, अभी वहां से चूंकि सही खबर नहीं आ रही, लेकिन वहां जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, मिलिट्री के लोग अब सामने आ गए हैं, हालात जो है वो नेतन्याहू के हक में नहीं है। कभी भी वहां तख्ता पलट हो सकता है। पुलिस ने कहा है कि हमारी सिक्योरिटी, और फिर आप ये देखिए कि ईरान के साथ अगर बातचीत पक्की हो जाती है तो ये इजराइल के लिए और खास तौर से नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो इसलिए ऐसी खबरें जो है वो कयास लगाया जा रहा है कि नेतन्याहू छोड़ देंगे। अब यहाँ पे तबरेज आलम सिद्दीकी साहब ने देखिए क्या लिखा है कि औरंगजेब, शाह अब्दुल क्या अल सीसी वगैरह बैयत कर चुके, ये बैयत कर चुके यानी हाथ पे दोस्ती का हाथ मिला चुके, ऐसा कहना है। यहाँ पे आरिफ अंसारी साहब लिखा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात, ट्रम्प की हवा खराब होने लगी है। देखिए पहले ही ये बात तय थी कि किसी तरह से जंग नहीं होगी, और ट्रम्प जो जीते हैं इलेक्शन, वो इसलिए नहीं जीते हैं कि वो जंग को बढ़ाने के लिए आ रहे, वो इसलिए जीते हैं, ट्रम्प की जीत ही इसीलिए हुई है कि वो ये बार बार कह रहे थे कि हम आते ही जंग को रुकवा देंगे, जंग को हम रुकवा देंगे। ये जो बात थी इस पे आप कीजिए। अब ऐसे में कि जब आप कह रहे हैं कि हम जंग को रुकवा देंगे, तो सवाल ये है कि अगर जंग को आप बढ़ाएंगे तो क्या आपके साथ लोग रहेंगे? आपके साथ लोग नहीं रहेंगे। और क्यों रहें? क्यों आपके साथ लोग रहें? और फिर आपका झूठ भी तश्तस बाम हो जाएगा, सामने आ जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और देखिए जयदीप साहब ने लिखा है यहाँ, उन्होंने लिखा है कि अमेरिका के लगातार धमकी के चलते ईरान ने भी कहा है कि वो IAEA ऑफिशियल को बाहर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ईरान जो है, अगर मैं साफ लफ्जों में कहूं तो ईरान काफी ताकतवर हो गया है, उसको काफी सपोर्ट मिल रहा है और वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अमेरिका को जवाब दे रहा है। बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, बहुत वादे तौर पे दिखाई दे रहा है। मैं बहुत ज्यादा नहीं, बस अपने लोगों में। और देखिए क्या लिखा है कि और अपना एनरिच्ड यूरेनियम किसी गुप्त स्थान पर संरक्षित कर लेंगे। यह भी बात सही है, मुझे ऐसा लगता है। इस बात में भी जो जयदीप सिंह बुंदेला कह रहे हैं वो बहुत सही है, और ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान देखिए, मैं आपको बता दूं, देयर आर न्यूज दैट मिस्टर ट्रम्प इज ग्रेटर एजेंट ऑफ शेयर बाजार देन हर्षद मेहता। यहाँ पे उनका बयान शायद कोट किया यहाँ पे। और आ जाइए यहाँ पे कि ट्रम्प, यहाँ पे लिखा है कि बड़ा शेयर एजेंट है। यहाँ पे पढ़ने में नहीं आ रहा है कि लिखा है कि ट्रम्प हर्षद मेहता से भी बड़ा शेयर एजेंट है, ये लिखा है। फारूक मेमन साहब लिखा है IDF हमास से जंग बंद करना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही वजह है कि वहां पे ओपन लेटर लिखा गया, वहां पे बगावत की गई, 1000 लोगों को वहां से हटाया गया, बर्खास्त किया गया। अब कहा जा रहा है कि सिर्फ उसमें से 60 ऐसे थे जो सर्विस वाले थे। अब ये रिजर्विस्टों की बात हो रही है ना, रिजर्विस्ट तो रिटायर नहीं होते हैं, बहरहाल जो भी है, लेकिन खबर यही है कि फौजियों ने बगावत कर दिया और यही तमाम बताया जा रहा है। तो बहरहाल चलिए ये तमाम अपडेट्स
हमारे पास थी। और कुछ और अपडेट्स अगर देखा जाए तो मौजूद है यहाँ पे ओमान में होने वाली मुज़ाकरात अमेरिका की नीयत, इरादों और संजीदगी को जांचने की कसौटी हैं। यानी ये ईरान कह रहा है कि ये जो बातचीत होने जा रही है इसमें हम देखेंगे कि अमेरिका कितना भरोसेमंद है, डोनाल्ड ट्रंप कितने भरोसेमंद हैं, वो कैसे बात को आगे बढ़ाते हैं, वो अपनी बात पर अटके रहते हैं या वो दूसरों की बात भी सुनेंगे। क्योंकि अगर एक तरफा मामला होगा तो जाहिर है कि ईरान कभी भी समझौता नहीं करेगा, ये तय बात है। तो बहरहाल हालात जो है बड़े खराब भी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हालात खराब जो है वो इजराइल के हैं और हालात खराब जो है वो नेतन्याहू के। नेतन्याहू बुरी तरह से फंस गए अपने ही जाल में, क्योंकि जो इनका टारगेट था वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। इनको लग रहा था कि 2 हफ्ते में हम हमास को खत्म कर देंगे, कैप्टिव्स को छुड़वा लाएंगे। 18 महीने हो गए, 18 महीने आप देखिए, और 18 महीने में कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये जाहिर सी बात है कि ये हार है इजराइल की कि वो अपने बंधकों को नहीं छुड़ा पाए और ये नहीं पता लगा पाए कि हमास है कहां, है कहां हमास, ये तक नहीं पता लगा पाए। सबसे बड़ी बात यह है, तो इनके दावे जो है वो झूठे साबित हो रहे हैं। यहां पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप का टायर पंचर होने वाला है। देखिए अगर जंग बढ़ती, लोग मारे जाते, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका में बगावत हो जाएगी और सोवियत यूनियन की तरह जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो बिखर जाएगा, यूएस बिखर जाएगा, टूट जाएगा। और सबसे बड़ी बात हमने कहा कि ट्रंप को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए और उन्होंने शायद याद रखी है कि आपको जंग बढ़ाने के लिए नहीं चुना गया, आपको जंग रुकवाने के लिए चुना गया है और आपको जंग रुकवानी पड़ेगी। और इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को कैफरे किरदार तक पहुंचाना पड़ेगा, ये लोगों का कहना है। सज्जाद जाफरी साहब लिख रहा है अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, दबाव बना रहा है। अब तो दबाव भी खत्म हो गया, कौन सा दबाव? और अमेरिका ईरान पर कोई नया दबाव है क्या? एक मुद्दत से दबाव है, लेकिन ईरान है कि खड़ा हुआ। ईरान जो है वो जदीद साहब से लिखा है जाफरी साहब के, सज्जाद जाफरी, आई एग्री विथ यू, बिल्कुल, लेकिन ईरान दबाव में नहीं आ रहा है, ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है और ईरान मुस्तकिल जवाब दे रहा है। हूती भी जवाब दे रहा है। देखिए हूती को कितना धमकाया गया, उड़ा देंगे, बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, लेकिन हुआ क्या कि अमेरिका को भागना पड़ा, जगह छोड़नी पड़ी। और जो खबर ये आ रही है कि सप्लाई लाइन जो हिजबुल्लाह की थी वो ईरान ने फिर से शुरू कर दी। अगर ये हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि फिर कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। आप देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। और मेहमान आज नहीं आ पाए, उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि कहा तो था मेहमान लोगों ने, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर आदमी की अपनी मसरूफियत है। फदील भाई आज जल्दी सो गए लग रहा है, और रहमान साहब ने वादा किया था वो आए नहीं। कोई बात नहीं, जितना अपडेट हम दे सकते थे वो उतना अपडेट हमने आपको दिया, और फिर हम इसी तरीके से जुड़ेंगे। जंग से पहले तिल अबीब टॉप 5 अमीर शहरों में आता था, अब उसका नाम उससे हट चुका है। नहीं, बहुत भारी नुकसान है। देखिए अगर इजराइल की बात करें तो वहां भी खबर आ रही थी कि लोग वहां पे लाइन में लग करके अनाज ले रहे हैं, यहीं पे तो अपडेट किया गया। ये वहां पे विकास का काम, तरक्कियाती काम रुक गए। वहां पूरा जो सफर वाले लोग हैं, जिसको हम कहते हैं टूरिज्म, वो पूरा धराशायी हो गया, बैठ गया है वहां, और बहुत बड़ा नुकसान हो गया।
इसलिए ये तो सही बात है। अब यहाँ नूर साहब लिखा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के उलमाओं ने इंटरनेशनल फतवा की तायद की और वे भी जिहाद का फतवा जारी किया है। अब पता नहीं ये कौन से लोग, कहाँ की न्यूज है, कितनी सच्चाई क्या है ये सब। तो बहरहाल इजराइल के आईडीएफ के 8200 इंटेलिजेंट यूनिट ने 250 ऑफिसर ने इस्तीफे देने की बात कही है। और ये बहुत बड़ी खबर आई, नूर सर ने दी है, बहुत बड़ी खबर आ गई एक तरीके से देखा जाए कि 8200 इंटेलिजेंट यूनिट के और 250 ऑफिसर ने इस्तीफा देने की बात कही। तो हालात बड़े धमाकाखेज हैं और ये नेतन्याहू के लिए चैलेंजिंग बने। बहरहाल दोस्तों यहीं पे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे और कल इंशाल्लाह मेहमान के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, शबा खैर।